बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सिमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में आज कोरोना की SOPs में थोड़ी नरमी की गई है और लॉकडाउन में भी नरमी की गई है। इसके साथ साथ ये देखा गया कि सिंध में चूँकि केसेस बढ़ गए थे तो सिंध में आज से कोई नरमी नहीं है बल्कि मजीद सख्ती का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल सख्ती का ऐलान कर दिया गया है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले 4-5 रोज़ से एक और चीज़ जो बहुत काबिल गौर है वो ये है कि टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 58,000 के करीब टेस्ट किए गए। उससे पहले 62,000 टेस्ट किए गए थे। तो रेशो कंपैरेटिवली जो है वो कम हो गई है। इट फॉल्स अराउंड 5। कल जो है वो 4 पॉइंट समथिंग थी, आज 5 के ऊपर रेशो स्टैंड कर रही है और बेहतर हो रही है। जो 8 और 9 का एक फिगर था वो अब टूट रहा है। ऑल्सो आज पंजाब में ख़ास तौर पर वो अजला जिनमें रेशो कम थी, जो डिसाइड किया गया था, जो अजला अनाउंस किए गए थे, वहाँ पर स्कूल्स और तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। और बाकी स्कूल्स और तालीमी इदारे पंजाब भर में उसका डिसीजन आज लिया जाएगा जब वज़रा की जो कॉन्फ्रेंस है वो होगी। लेकिन सिंध में अभी उन्होंने अगले 15 दिन के लिए कह दिया कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जी, ना सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि शादी हॉल्स और इसके अलावा जो दीगर बिजनेसेस हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं उनमें मजीद सख्ती की गई है। पार्क्स भी अभी नहीं खोले गए, सयाहती मकामात भी नहीं खोले गए सिंध में, जबकि पूरे पाकिस्तान में इन तमाम मकामात को जो है वो खोल दिया गया पब्लिक के लिए। सयाहती हवाले से अगर बात करें तो टूरिज़म पर SOPs जो है वो भी जारी किए गए कि किस तरह से अगर आपने कहीं पर जाना है, होटल बुकिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके अलावा इसके हवाले से ये हमने देखा है ओवरऑल ये बड़ा बेहतर है। टूरिज़म का जहाँ पर जिक्र हो रहा है कि टूरिज़म के लिए आपने होटल्स में अगर जाना है तो आपने कोरोना की वैक्सीनेशन या फिर एटलीस्ट आपके पास नेगेटिव कोरोना का रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन टूरिज़म के फ़रोग के लिए जितना सफ़र किया है इस इंडस्ट्री ने, स्पेशली जब से कोविड आया है उसके बाद, गवर्नमेंट ने एक और ज़बरदस्त काम किया है जो नॉर्थ एयर के नाम से एक फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाना चाहते हैं, स्पेशली फार फरलांग एरियाज़, गिलगित और ऐसे सवात जहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, चित्राल में, तो ये तमाम अब जो टूरिस्ट हैं उनके लिए फैसिलिटी होगी कि वो बाय एयर भी ट्रैवल करके अपना थोड़ा टाइम बचा के डायरेक्ट डेस्टिनेशन। लेकिन सिर्फ अभी फिलहाल के लिए ये इस्लामाबाद से ही फ्लाइट चलेंगी, बाकी किसी शहर से भी इनको स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है, एक एयरलाइन ही शुरू की गई है सिर्फ टूरिज़म को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो अभी इस्लामाबाद से आपने अगर सफ़र करना है नॉर्थ के किसी भी एरिया में जहाँ पर एयरपोर्ट है, और इसके अलावा इसमें भी डेस्टिनेशन शामिल की गई है गवादर, जो कि वो नॉर्थ में नहीं है लेकिन फिर भी उसको शामिल किया गया क्योंकि वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको शामिल किया गया। इस्लामाबाद से आपने टिकट बुक करवाना है और वापस इस्लामाबाद आना है, फिर अपने शहर में जहाँ पर आप रहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सरबराही की और ये तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी का इजलास था जिसमें ये बात जो काबिले वाज़े है, प्रोमिनेंट है और हमेशा हाईलाइट होती है, उन्होंने कहा कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। एहतसाब यानी कि अकाउंटेबिलिटी का अमल जारी रहेगा। तो इनडायरेक्टली एक मरतबा फिर से उन्होंने कह दिया कि मैं NRO नहीं दूंगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ NRO तो इमरान खान ने एक बार फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह दिया। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और अहम मीटिंग होने जा रही है जी इशाइये में, वो है PTM के हवाले से, क्योंकि वैसे तो PTM उतनी एक्टिव नज़र नहीं है लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं जेल से तब से वो खासे एक्टिव दिखाई दिए हैं। और वो खासे एक्टिव इसलिए क्योंकि अब आज उन्होंने इशाइये की जो दावत दी है उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं, कमर ज़मान खैरा और दीगर पार्टी सीनियर क़यादत है वो भी आ रही है। सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे लेकिन बाकी क़यादत आ रही है। तो दैट मीन्स कि एक जो आइस थी वो ब्रेक हो रही है और अब उम्मीद हम ये करते हैं कि एटलीस्ट ये नहीं है कि मतलब आप इनका जो टारगेट है वो पूरा हो, लेकिन जो पाकिस्तान में एक होते हैं ना इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने की जो रवायत है वो बरकरार है, वही काफ़ी है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Thank you very much. Good morning to you as well. थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल चेयर किया है ये इजलास एज चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं ही, उन्होंने उसमें भी वही बात की, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। हम ख्याल ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बात हुई, फिर अकाउंटेबिलिटी का अमल जारी रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर बार हर प्लेटफॉर्म से सिर्फ यही बातें होती हैं? तो हम भी वही तबसरा हद दफा कर देते वो एक ही बात हो रही है जी। उन्होंने कहा लेकिन अब जरा मौका जो है वो जरा मुख्तलिफ है थोड़ा सा। इस दफा उनका रूए सुखन जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ नहीं है बल्कि अपनी जमात के एक हिस्से की तरफ भी था जी।
यानी ये तासुर पाया जा रहा ना कि जहांगीर तरीन साहब जो उनका ग्रुप सामने आया है और उससे जो मसाइल पैदा हुए हैं हुकूमत के लिए सेंटर में भी और बिलखुसूस पंजाब में, उसके हवाले से अब वो कह रहे थे कि यानी उस तरफ भी उनका रुख सुकून था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, चाहे वो मेरे अपने ही लोग क्यों ना हो। यानी अब अली जफर रिपोर्ट आने वाली है ना, हम सब मुंतजर हैं कि देखिए उसमें क्या होता है। तो ये लोग जब ग्रुप की सूरत में सामने आए तो आपने ये भी देखा कि उनसे मुलाकात की गई, प्राइम मिनिस्टर ने भी मुलाकात की, उसके बाद मिनिस्टर्स ने भी मुलाकात की और उनको कुछ तसल्ली दी, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर आके मीडिया के सामने कहा कि हम लोग अब हमारी डिमांड मान ली गई हैं और हम इस हद से आगे नहीं जाएंगे। तो वो यानी अब हम देखेंगे कि एनआरओ ने मिलता है या नहीं मिलता, ये ठीक बात है कि हम अली जफर रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और अली जफर रिपोर्ट जो है हमें मेरा ख्याल है कि बजट से पहले आएगी, क्योंकि वहाँ बजट के हवाले से ही तो वादा लिया जा रहा है। हमारे गदरवी साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बजट से पहले रिपोर्ट आ जाएगी और ये मीटिंग्स बड़ी अहमियत की हामिल है, फवाद चौधरी साहब भी मिले थे, भरपूर मुलाकात हुई है, आपको लग रहा है कि जो मामलात थे वो सिर्फ जहांगीर तरीन की हद तक थे? अगर जहांगीर तरीन का मामला हल हो जाएगा तो जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात थे इस ग्रुप को, जो कि हम ख्याल ग्रुप बन चुका था, उसके दूर हो जाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी को बिठाया जाएगा सिर्फ इनके मामलात को दूर करने के लिए, जो इश्यूज़ हैं वो सीएम सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे वो। देखिए, जहांगीर तरीन साहब का तो मसला है, अब मरकजी मसला तो वही है, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरे मसाइल भी अहम है। ये सब लोग जो हैं ये सियासतदान हैं और उन्होंने अपने हकों में जाना होता है और आगे फिर इलेक्शन की तैयारी होने जा रही है। तो इनकी सियासत जो है वो ये नहीं है कि आप मैं एनआरओ नहीं दूंगा या हम करप्शन के खिलाफ हैं या हम वोट को इज्जत दो के नारे पे बाहर निकल आए हैं, या इवन सराइकी सूबा भी इनकी डिमांड में शामिल नहीं है। इनके मसले वही है जो हमारे सियासतदानों के बुनियादी मसाइल होते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के हवाले से, यानी कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स की, या इस तरह कुछ तरक्याती काम होते हैं, कुछ स्कूल है, कोई डिस्पेंसरी है, सड़क है, ऐसी चीजें हैं। और जब आपको लगे कि हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हमें वो मिनिस्ट्रीज नहीं दी जा रही जिनका इब्तिदा में वादा किया गया था, और ना ही हमारे काम उस तरह हो रहे हैं जैसे कि होने चाहिए ताकि हम हल्के में हमारी पोजीशन मजबूत रहे, तो ये सारे मसाइल भी साथ ही चल रहे हैं। और इसके अलावा बाहर इसका पस मंजर एक अपनी जगह पर है कि ये सारे लोग जो पीटीआई में आए थे, तो वो उनकी टाइमिंग क्या है? अगर आप एक एक आदमी निकाल कर देखें तो ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से कुछ देर पहले पीटीआई में शामिल हुए थे, और जहांगीर तरीन साहब ही बज़ाहिर इंस्ट्रूमेंटल थे इन लोगों को लाने में, और इनका ताल्लुक उस तरह पीटीआई से मजबूत नहीं है जैसे कि आप कुछ अफराद हैं जो पीटीआई के अपने हैं। बाकी तो ये लोग जो थे ये उसमें वैनगार्ड में शामिल हुए थे, यानी बैंड वैगन पे चढ़ गए थे आखिरी वक्त में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब दोबारा से वो वक्त करीब आ रहा है ना, जब दोबारा इलेक्शन होने हैं तो उन्हें एक्टिव होना है, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना है ताकि वो अपने हल्के के वोट गेन कर सकें, क्योंकि मेजर पावर तो उन वोट्स में ही है, तभी वो यहाँ पर आएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा मामला डिस्कस कर लेते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि वो इजलास में शिरकत करें, और जो डिनर वो होस्ट कर रहे हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी आएगी। तो आप इसको आइस ब्रेक समझते हैं? बिल्कुल। ये जब शहबाज शरीफ साहब को रिलीज किया गया था उसी वक्त हमें की ये अब मामला जो है, क्योंकि वो सुलह के आदमी हैं तो वो लोगों से गुफ्तगू कर पाएंगे और उनका फ्लेक्सिबल है, उस तरह फर्म स्टांस नहीं कोई लेते। तो इब्तिदा से ही ख्याल ये था कि अब आप देखेंगे कि ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन में बिलखुसूस दो पार्टी जिन पर तवज्जो दी गई है आज के डिनर में, आप देखेंगे एएनपी है और पीपल्स पार्टी, ये दो मरकजी जमातों को, यानी वही जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि आइस ब्रेक यानी थॉ जिसे कहते हैं वो होने जा रहा है। और ये उनकी फोन पर पहले बात भी हो चुकी है, एक से ज्यादा दफा हो चुकी है। तो अब ये मामला जो है ये आपने ठीक कहा कि अब हम देखेंगे कि जरा सा इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, और शहबाज शरीफ जो है वो शायद मौजूद तरीन आदमी है ये काम करने के लिए, लोगों को इकट्ठे करने के लिए। कोई सख्त बात ऐसी नहीं करनी कि लोग घबरा जाएं या अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करनी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पहले बिदक गई थी। तो ये ठीक है। आप हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, और ये हुकूमत को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है। ये जो शहबाज शरीफ साहब पर सख्तियां आ रही हैं ना, वो इसीलिए आ रही हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनके हरीफ जो हैं और जो उनके मुतबादिल हैं वो ना नवाज शरीफ है ना मरियम नवाज हैं, वो शहबाज शरीफ साहब।
बिल्कुल सही हमारे साथ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अगर तो ये नेशनल लेवल पे तो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन अगर पंजाब लेवल पे बात की जाए गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कि मामला खासा ज़ेर बहस रहा, लेकिन अब लगता है कि वो बात अब ख़त्म हो गई चौधरी निसार साहब के हवाले से कि वो जो आज हल्फ उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी सीट के हवाले से है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस आना है और उसके बाद फिर वो शायद डी सीट हो जाए, तो उससे बचने के लिए उन्होंने हल्फ उठाना है। आपको क्या लगता है कि वाकई वो सिर्फ सीट बचा रहे हैं या फिर कुछ तब्दीली के हवाले से ही बात जो थी चल रही उसमें कुछ हकीकत नज़र आती है आपको? चक्री वकीला के राजपूत जो हैं चौधरी निसार साहब आज बड़े कर्रो फर से वो आएंगे हलफ उठाने के लिए। और आपने सही कहा कि एक ऑर्डिनेंस की शुनीद है कि अगर आप एक खास वक्त एक खास मुद्दत के अंदर हलफ नहीं उठाते तो आपको डी सीट कर दिया जाता है, जैसे कि इसहाक डार भी उसकी जद में आएंगे सेनेट के हवाले से, और यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा उन्होंने जो प्रेस रिलीज इशू की उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आदमी डी सीट हो जाए, सीट छोड़ने का क्या फायदा अगर आपने दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है, बाय इलेक्शन, क्योंकि आप हल्के को इस तरह छोड़ भी नहीं सकते। तो उसके अंदर ही ये फिक्रा मौजूद है कि उन्हें एहसास है कि ये सीट अब छोड़नी पड़ेगी। तो ठीक है, बज़ाहिर ये लगता है कि वो ये एक माकूल दलील है उनकी ये हलफ उठाने के हवाले से, लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह तय है ना कि पंजाब की सियासत या खासतौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद, वैसे तो पहले ही बड़े ग्रुप हैं जिनकी मैनेजमेंट बड़ी दुश्वार होती है और कई पंजाब में तजर्बात किए गए हैं कि उन तमाम ग्रुप्स को साथ लेकर चला जाए, बिलखुसूस ये परवेज इलाही साहब वगैरह ये लोग जो हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा पावर सेंटर्स बनते हैं, कभी गवर्नर साहब को पावर दी जाती है, कभी चीफ सेक्रेटरी को दे दी जाती है, इस तरह चलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब निसार अली खान साहब का मामला ये है कि इनका आपने देखा होगा वजीर आला के लिए नाम आता रहता है अपने कद की वजह से, एक ही कदावर आदमी है और ये गजनवी साहब ऑन ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात एक्चुअली होने जाएगी। ये ठीक है आपकी बात, डेफिनेटली देयर आर, वो क्या कहते हैं मेनी ट्विक्स्ट बिटवीन द कप एंड द लिप, आपकी बात ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन एक रेडीमेड चीफ मिनिस्टर तो बैठा हुआ है ना। अभी आप देखिए तो सही कि अब सियासत में क्या होने जा रहा है, यानी अभी एक सबसे पहली तो हमारी नजर है ना अली जफर रिपोर्ट पर, वो रिपोर्ट आएगी और अगर वो एक्सोनरेट कर देती है जहांगीर तरीन साहब को, बाइज्जत बरी हो जाते हैं वो, तो एकदम मुल्क में शोर मचेगा एनआरओ कि उसकी भी तो तैयारी है जो खान साहब की स्टेटमेंट जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज किया था। तो और अगर उनको जरा सा कुछ किसी चीज आ जाता है, वैसे जो वादे पूरे होने वगैरह है ना, ये आप देखेंगे कि यानी मेरा तखमीना ये है कि आप ये मसला दोबारा सर उठाएगा। अभी फिलहाल ये आपको लग रहा है ना कि जैसे ये गुम हो गई बात, उनकी सारी डिमांड मान ली गई। डिमांड्स क्या है? डिमांड तो पहले भी मानी जा सकती थी, लेकिन जब ग्रुप यहाँ तक आता है ना, पहले ये आपसे बात करते हैं, वो सिमरिंग होती है, बिकरिंग होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होते हैं, फिर एक वक्त आता है वो फैसला करते हैं कि क्या हमें पब्लिक कर देना चाहिए अपने ग्रीवेंस, तो पब्लिक करते हैं और उससे भी आगे आ गए हैं कि ग्रुप अगर तो पार्लियामानी सीट्स लेकर बिल्कुल आखिरी जो चीज होती है वहां तक इनका जाने का है। ये ठीक है, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। अगर हम चस्का फरोशी न करना चाहें कि वो हलफ उठाने जा रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाने नहीं जा रहे, क्योंकि बुज़दार साहब के लिए भी उनसे इमरान खान साहब की दाज़ावाल मोहब्बत है। सही कह रहे हैं, मतलब फॉर नाउ अंडरलाइन चीजें ना देखें, हमें वैसे ही देखना चाहिए एज इट इज जैसे चीजें हैं। आपने रेडीमेड चीफ मिनिस्टर की बात की तो हमारे साहब आप इससे जरूर अग्री करेंगे कि बहुत से नाम है पंजाब में जो डे वन से रेडीमेड चीफ मिनिस्टर के नाम से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा और बुज़दार साहब कहीं नहीं जाए। जी बहुत शुक्रिया हमारा गजनवी साहब आपका, आपने वक्त दिया और जिस तरह से आपने गुफ्तगू की है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त बात हो रही है ओवरऑल, असल में हकीकत यही है कि जब कुछ होता है तभी होता है, उससे पहले सिर्फ बातें होती हैं और वो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अक्सर हम देखते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। एक चीज़ जिसका क्रेडिट इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलता रहा है वो डिफरेंट इशूज़ पर आए, और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम उसको हाईलाइट ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद या तो आवाम को अवेयर करना है या अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान की पजीराई हो रही है तो उसकी बात करनी है। तो हुआ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियात कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए चुन लिया गया है, और ये 4 जून की रात आलमी कॉन्फ्रेंस से जो है खिताब भी होना है, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला है और पाकिस्तान 5 जून को आलमी दिन पर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम
ऐलानात भी करेगा, जिसमें ऑलरेडी सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने बहुत काम भी किया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, और ग्रीन पाकिस्तान भी मुहिम है, उसमें बिलियन ट्री, ग्रीन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, नेशनल पार्क्स और ग्रीन जॉब्स को भी उजागर किया जाएगा। बिल्कुल, और इंटरनेशनल लेवल पर ये रिकग्नाइज किया जाना कि पाकिस्तान जो है वो इसके लिए हमेशा से कोशिशें करता रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ साथ आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिर्फ 4 आलमी शख्सियात का चुनाव किया गया और कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पोप फ्रांसिस और जर्मन चांसलर शिरकत करेंगे, जबकि माहौलियात से मुतालिक मेगा तकरीब 5 जून को इस्लामाबाद में होगी। और ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल चीन को आलमी माहौलियात पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एजाज़ मिला था, उसके बाद अब पाकिस्तान की बारी आई है और डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। सो अ वेरी कंग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपका ये इनिशिएटिव जो डे 1 से चल रहा है कि आपने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, आप हमेशा ग्लोबल वार्मिंग की जिक्र करते हैं, आप हमेशा माहौलियात और एनवायरनमेंट चेंजेस का जिक्र करते हैं, तो ये एक अच्छा और बड़ा अवार्ड है जो पूरी दुनिया की तरफ से आपको मिला कि आप होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ जुड़ी एक और खबर माहौलियात से ही, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है। माहौलियात अगर हमारे दुनिया के बेहतर होंगे, माहौल बेहतर होगा, एनवायरनमेंट बेहतर होगी तो इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इसी तरह आलमी इदारा सेहत का इंसदाद तंबाकू नोशी अवार्ड भी 2021 पाकिस्तान के नाम कर दिया गया है। ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है, क्योंकि तंबाकू नोशी को पाकिस्तान ने कभी फ़रोग नहीं दिया और रिसेंटली जो पाकिस्तान ने किया है इसको ख़त्म करने के लिए, उसमें भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया। बिल्कुल, पाकिस्तान को इंसदाद तंबाकू नोशी के कामयाब इक़दामात पर इमर्जन में नंबर 1 करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने इंसदाद तंबाकू नोशी के मुकर्ररा अहदाफ के हसूल में नुमाया कामयाबी भी हासिल की और WHO ने हुकूमत को इस अवार्ड बारे आगाह कर दिया है। वजारत सेहत के कंट्रोल सेल ने पाकिस्तान को अवार्ड मिलने की तस्दीक भी की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, इट्स कंफर्म कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर जो सेलिब्रेट नो टू सिगरेट्स, नो टू टोबैको एनी काइंड जो डे सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें पाकिस्तान को ये अवार्ड मिला है। बिल्कुल, और इसके साथ वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को अवार्ड जो है वो टोबैको स्मोक फ्री सिटी मंसूबे की कामयाबी पर मिला है। पाकिस्तान में मुल्क के 12 अजला में ये सिस्टम भी जारी है और टोबैको स्मोक फ्री सिटी मंसूबे में ज़िलाई सतह पर मॉनिटरिंग सेल भी कायम है। मंसूबे के तहत 12 अजला में 304 मकामात पार्क स्मोक फ्री करार दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक्नॉलेज किया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में पब्लिक पार्क्स को स्मोक फ्री करार देने वाला दुनिया का पहला मुल्क भी है, इसीलिए इसको एक्नॉलेज किया गया। फिर स्मोक फ्री सिटी के तहत टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने वाले भी रजिस्टर्ड हैं और ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी तौर पर आप टोबैको पाकिस्तान में बेच सकते हैं। और इस्लामाबाद में खुसूसन तंबाकू मसनूआत की फरोख्त लाइसेंस से मशरूत है। बिल्कुल, और आपको याद होगा एक बड़ी कैंपेन चलाई गई थी कि 18 ईयर्स प्लस को ही सिर्फ आप बेच सकेंगे, उससे कम बच्चों को, छोटों को, बड़ों को नहीं बेच सकेंगे। फिर वो रजिस्ट्रेशन का पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ तो उसका इम्पैक्ट पड़ा जी उन तमाम पॉलिसीज़ का और पाकिस्तान को अवार्ड मिलने जा रहा है और तंबाकू नोशों की तादाद में 30% तक कमी आई है और ये डेटा ऑन रिकॉर्ड है इंटरनेशनली, जिसकी बेसिस पर ये अवार्ड्स है। सो अनदर गुड न्यूज़, कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ओवरऑल कोरोना की, इस ब्रेक पर जाने से पहले तो वहीं पर कुछ बहुत सी चेंजेस आई हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि हज के हवाले से आपको याद होगा कि हज बहुत ज़्यादा कम तादाद में हुआ, लेकिन इस साल कुछ बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तानियों के लिए भी खुशखबरी है कि अब कुछ पाकिस्तानी भी हज इंशाल्लाह अदा कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वज़ारत सेहत ने रवां साल हज के लिए नए प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी हैं, लेकिन अभी सर जैसे आपने कहा कि खुशखबरी ये है कि अब ओवरऑल 60,000 के करीब लोग जो हैं आज़मीन हज जो हैं वो हज अदा कर सकेंगे ओवरऑल पूरी दुनिया से ही ऑब्वियसली, लेकिन पिछली दफ़ा ये तादाद बहुत कम थी, लेकिन इस दफ़ा अब प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, SOPs को फॉलो किया जाएगा और सऊदी अरब ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है। 60,000 तक महदूद रखी गई, लेकिन उम्र जो है उसकी हद भी मुकर्रर की 18 से 60 साल और हज दरख्वास्त गुजार इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो हर किस्म की पेचीदा बीमारियों से पाक है, डायलिसिस या गुज़श्ता 6 माह में किसी भी बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल ना होने का सर्टिफिकेट देना होगा और वैक्सीन की दोनों खुराकें या PCR टेस्ट जो है वो लाजमी कराना होगा। बिल्कुल, इसके साथ साथ आज़मीन को अपने मुल्क में सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना भी होगी, जबकि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से
14 रोज़ पहले लगी होनी चाहिए। और ये भी वज़ारत सेहत ने कहा है कि आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचने से कबल अपनी हुकूमत के मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से PCR टेस्ट भी करवाने होंगे और PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुँचने की तारीख से 72 घंटे से ज़ायद का ना हो और PCR टेस्ट के बगैर किसी भी मुसाफिर को जहाज़ में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि हज मकामात पर पहुँचने पर आज़मीन के मेडिकल सर्टिफिकेट्स, वैक्सीनेशन और PCR टेस्ट की जाँच पड़ताल भी की जाएगी। जबकि सऊदी अरब में मुकर्ररा रिहाइश का पहुँचने पर 3 रोज़ का क्वारंटीन करना होगा। SOPs थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन क्या ही बात है कि अगर आपको हज करने की इजाज़त भी मिल रही है और आप हज कर भी सकते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो इकदाम है। इसी के साथ चूँकि हम ओवरऑल मुल्क में कोरोना की बात भी कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि कोविड की वजह से रेशो कम ज़रूर हुई है, टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाई गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 57 अमवात जो हैं वो वाक़ हुई। बिल्कुल, और इसके साथ हमने ये भी देखा है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर सख्ती मजीद की गई है और कहीं पर अब मजीद थोड़ी सी हमने देखा नरमी भी की गई है। NCOC के जो इजलास हुए थे उसमें ये फैसले किए गए थे कि पंजाब में और सियाती मकामात 9 एरियाज में खोल दिए जाएंगे, क्योंकि केसेस की शरह जो थी वो थोड़ी कम हुई थी। लेकिन सिंध में हमने देखा कि केसेस में इजाफा हुआ है, परसेंटेज बढ़ गई है और आज से 14 रोज़ मजीद सिंध में और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। तो आज 24 तारीख बहुत से कारोबारों के लिए, तो कारोबारी अफराद के लिए एक अच्छी खबर थी कि आज से आसानी होगी, लेकिन सिंध में अभी मजीद सख्ती की जाए। बिल्कुल, बाजार 8 बजे की बजाय 6 बजे, होटल्स पे डाइन इन डाइन आउट दोनों बंद होंगे, टेक अवे सिर्फ अलाउड होगा और इसके साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। ओवरऑल मुल्क में सिचुएशन क्या है, वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर हम पिछले 3 से 4 रोज़ के डाटा का जिक्र करें तो गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली मूव किया कि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी रेशो कम हो गई क्योंकि टेस्ट कैपेसिटी डबल कर दी गई। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्या ये एक्चुअल फिगर ही है या टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाने से जो रेशो है वो कम हुई? नहीं, देखिए जी, आपका जो भी रेशियो होता है, पॉजिटिविटी रेशियो, वो कैलकुलेट होता है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट और उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं। तो अगर कम टेस्ट होंगे तो जाहिर है कि कम पॉजिटिव आएंगे। एक्चुअली आपने वो कैलकुलेशन करनी होती है परसेंटेज की कि हाउ मेनी टेस्ट पॉजिटिव है फ्रॉम अमंग्स द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट डन। पॉजिटिविटी रेशियो की एक अपनी कैलकुलेशन होती है, वो इस नहीं करता कि कितने टेस्ट हुए हैं, उसकी कैलकुलेशन एक अपनी होती है। मगर बहरहाल ये कि टेस्टों की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है और हमने देखा है कि अब इंशाल्लाह ताला उस तरीके से पॉजिटिव नहीं आ रहे, हमारे केसेस में फर्क पड़ा है, पॉजिटिविटी रेशियो भी नीचे आया है और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो कि 90,000 चले गए थे हमारे मुल्क में, वो अब तकरीबन 62-63,000 के करीब आ गए हैं। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि थिंग्स आर गोइंग डाउन, कि हुकूमत ने जो इकदाम उठाए थे मुख्तलिफ किस्म के ये स्मार्ट लॉकडाउन के भी और उसके अलावा जो वक्ती तौर पे कुछ हमने सरगर्मियां जो है उनको टोटली बंद किया गया था, जिसमें टूरिज्म भी था और बाकी ये शादी हॉल के और मार्केट प्लेसेस वगैरह पे ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो उसके रिजल्ट्स हैं ये कि हमें बेहतरी सिचुएशन में नजर आ रही है। मगर अब चूंकि गवर्नमेंट इन सारी चीजों में थोड़ी सी नरमी कर रही है, अब लोगों को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना है। नौशीन हामिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले से ज्यादा जिम्मेदारी देनी होगी और ये बड़ा जरूरी भी है, लेकिन वहीं पर हमने देखा कि सिंध में कंपैरिजन अगर किया जाए तो वहां पर चूंकि थोड़ी सी नरमी थी, अब वहां पर मजीद सख्ती की गई क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं। तो फिर ये तो पंजाब में और KP में भी हो सकता है, नॉर्दर्न एरियाज में भी हो सकता है, क्योंकि नरमी अगर करेंगे तो केसेस बढ़ सकते हैं, तो फिर से दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल इंतजार नहीं मजीद करना चाहिए था? देखिए, ये चीजें जो कोविड है, जैसे आपको भी पता है कि ये कब एक लॉन्ग टर्म चीज है जो कि हमारे साथ इसने रहना है, तो हमें अब अपनी लाइफ को इसके मुताबिक अडेप्ट करना है, क्योंकि आप ईयर्स एंड ईयर्स जो है वो अपनी चीजों को बंद नहीं रख सकते। आपको दोनों चीजों में बैलेंस क्रिएट करना है कि एक तरफ आपकी मईशत भी चलती रहे, लोगों के घरों के चूल्हे भी जलते रहे, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और साथ ये कि कोरोना भी कंट्रोल में रहे। सिंध में इनिशियली ये जो 3rd वेव थी वहां पर इतना जोर नहीं था, सारा जोर जो था वो पंजाब और KP की तरफ था। मगर अब ये हम देख रहे हैं कि अब इस वक्त जो है वो सिंध की तरफ इसका रुख हो गया है। मगर आई एम श्योर कि ये देखें, इसके अंदर NCOC के डिसीजंस जो होते हैं और जो सिफारिशात होती है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, वो डेली बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर होता है और ये प्रोविंस टू प्रोविंस डिफर करता है, क्योंकि हर प्रोविंस की अपने स्टैटिस्टिक्स और अपनी सूरत हाल होती है। बिल्कुल सही।
जरूरत पड़ती है वहाँ एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक्शन लिया जाता है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो लेटेस्ट फिगर है, रेशो डेफिनेटली कम हुई है और वो 5.21 है। बहुत से सेक्टर्स अपने अपने मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन SOPs को तो सबको फॉलो करना है। बहुत से प्रोविंसेस जो हैं वो अपने अपने SOPs बना रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर है जिसमें बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं। स्टेक होल्डर मैं इनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जब स्कूल नहीं जा रहे तो अब्जर वो क्या कर रहे हैं, पहले मेरा ख्याल दिखा देते हैं। हाँ, वो टिकटॉक्स बना रहे हैं और कुछ फन कर रहे हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। जी वाह, देखिए तो फिर बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ये प्रॉपर एक ऐसे लग रहा है कि ट्रेनिंग हो रही है एक्टिंग की भी बच्चों की। मुझे लग रहा है कि दे आर एक्सप्लोरिंग देयर टैलेंट। और अब जो है ना वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बूम आएगा, क्योंकि आज के जो नौनिहाल हैं वो कल बड़े होकर जो है ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक्टिंग स्किल्स ही एक्सप्लोर की जाए और इसके साथ पढ़ाई भी करें, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन एक चीज़ है, इन दोनों की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी और जो बच्चा है उसकी एक्टिंग अपनी जगह पर और जो बच्ची है उसने मुझे तो लग रहा है अब्दुल आपको एक्टिंग नजर आई, मुझे कोविड के असरात नजर आए। ये जो कोरोना है ना इसने लोगों के दिमागों पर असर कर दिया। हर तरह के टैलेंट्स हैं सामने आते हैं, लेकिन ये भी आई थिंक डिसाइड करना होगा कि बच्चों की जो पोटेंशियल है उसको किस तरफ लेकर जाना है। एनीवेज जी, ये कल से टिकटॉक बड़ी वायरल हुई थी, 2 बच्चे जो हैं वो अपने एक्टिंग स्किल्स जो हैं वो अपने इस टिकटॉक में दिखा रहे थे। मूविंग ऑन, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं वो अपने अपने SOPs और अपने अपने तरीके से कोविड को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम सुबह सिंध की बात करें तो जहां पर ईद की छुट्टियों के बाद रेशो खासा बड़ा है, केसेस जो है उसकी पॉजिटिव रेशो बढ़ गई है और उसके नतीजे में कुछ SOPs जो हैं वो अब डिफरेंट देन बाकी कंट्री। और 8 बजे की बजाय से 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, तो वहाँ अभी अगले 2 हफ्ते जो है मुझे लगता है सख्ती देखने में आएगी। बिल्कुल, मजीद सख्ती भी होने जा रही है और ये कब तक जारी रहेगी, केसेस अचानक क्यों बढ़ गए, ये तमाम सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि इनके जवाब मिलें। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध मोहम्मद कासिम सोमरू साहब, उनसे हम जानेंगे। कासिम सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत से इलाकों में इस वक्त आसानी कर दी गई आज से 24 मई से, लेकिन वहीं पर सिंध में आज से सख्ती का ऐलान किया गया है। कारोबार हो और इसके साथ साथ टूरिज्म हो, इसकी क्या वजूहात हुई और इसके पीछे क्या प्लानिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में हमने ये बात आज से नहीं, हम पिछले 1 महीने से हर रोज़ तकरीबन तमाम तर पहले तो हम अपने टास्क फोर्स की मीटिंग्स में और फिर हम NCOC के प्लेटफॉर्म पर भी हर वक्त ये इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आप सबसे पहले जो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आप इसको स्प्रेड को, असल मकसद आप और हम सबका एक ही है ना कि हम इसकी स्प्रेड की जो साइकिल है उसको तोड़ें जी। अब साइकिल उस वक्त टूटेगा जब आप किसी एक एरिया को कंटेन करेंगे या उस शख्स को कंटेन करेंगे जो शख्स इन्फेक्टेड है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि जब नॉर्थ में हमारे पास वो UK वेरिएंट की मौजूदगी और फिर उसकी इन्फेक्शस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस होना, फिर उसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना, आपने खुद ने लाहौर, इस्लामाबाद, KP के जो मुजफ्फराबाद में खुद देखा कि उसकी कितनी वाइड जो स्प्रेड हुआ। हमने उस वक्त से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरसिटी पंजाब में भी बंद कर दें, KP में बंद कर दें, ताकि जो शहरों में स्प्रेड है वो अपने रूरल सोसाइटी में ना जाए, आपके गांव में ना जाए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो ये बात हम अपने सूबे के लिए कर रहे थे कि आप हमें इंटर प्रोविंसेस ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको आप गुड्स रखें, आप हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है या हमारा पोर्ट है वो उसी तरह फंक्शन करता रहे जी। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम थोड़ा कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, साइकिल को तोड़ देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब ना उस वक्त सुनेंगे, हमने फिर अपने तौर पर एक डिसीजन लिया, आपको याद होगा उस पर हमें तनकीद भी हुई कि आप अपने तौर पर इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट कैसे बंद कर सकते हैं। फिर हमारे वज़ीर आला साहब ने डिफरेंट वज़राए आला से बात भी की, लेकिन समहाउ इट वाज नॉट मटीरियलाइज। लेकिन वो जो रेलवे और हमारा जो एयरपोर्ट है
वो उसी तरीके से आपने खुद जहाज़ों की सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें लोगों ने वायरल की हैं अपने कि जी जहाज़ों में कोई एसओपी नहीं है, किसी तरीके से लोग एक ही जहाज़ में तीनों सीटों पे लोग बैठे हुए हैं, हालांकि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं थी, स्टैगर्ड करके कहा गया था, लेकिन समहाउ इट वाजंट मटेरियलाइज्ड। रेलवे के आप ट्रेन के लिए आपने कहा कि जी 70% चलेंगे, लेकिन वो तो लोग भर भर के से आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। तो वो जो इन्फेक्टेड लोग यहाँ हमारे पास है, हमने आपको मैंने किसी एक प्रोग्राम में कहा था और हमने ये टास्क फोर्स में डिसीजन लिया था कि जी आप एनसीओसी में हमने सेक्रेटरी रेलवे के साथ रिक्वेस्ट की थी कि जी प्लीज आप जब वापस आपके लोग पंजाब से ईद की छुट्टियां करके वापस आएंगे तो उस वक्त आप हमें स्टैगर्ड करके भेजें लोग, ताकि हम उनकी रेलवे के ऊपर स्क्रीनिंग कर सकें, हमें पता चलेगा अगर कोई पॉजिटिव लोग हैं तो हम उनको उसी तरह से आइसोलेट कर सकें। लेकिन कासिम साहब ये बड़ा ऑन मेगा लेवल होता है, प्रोविंसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, लेकिन हमने ओवर द पास्ट ईयर ये देखा ऐसी प्रैक्टिस हुई नहीं है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर या बस स्टैंड के ऊपर बाकायदा प्रॉपर स्क्रीनिंग हो या चेक किया जाए। अब ये कहिएगा कि एक ईद से पहले लॉकडाउन लगाया गया था जो पूरे कंट्री ने एक्सपीरियंस किया, उसमें चेन ब्रेक नहीं हुई। अब सिंध दोबारा से अपने तौर पर फिर से सख्तियां कर रहा है और एक सेमी लॉकडाउन टाइप जिसमें टाइम लिमिटेशंस हैं, कुछ सेक्टर्स बिल्कुल बंद हैं, वो लगाने जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपके सेक्टर्स जिसमें कारोबारी हजरात, जिम्स हो गए, तफरीह पार्क्स वाले हो गए, ये तमाम फील्ड्स जो हैं वो फिर से खड़ी हो जाएंगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट के? देखें जी पंजाब में तो खुला है, सिंध ने ही सख्ती करना शुरू कर दी, ये रेजिस्टेंस आपको पहले भी फेस करना पड़ी। देखिए मैम, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बेशक रेजिस्ट करें, देख सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप की ये तो उस शख्स को पता होगा ना जिसके घर में इवेंट हुआ है, या उस शख्स को पता होगा ना जिसकी जो इस पूरे पैसेज में गुजरा है कि जिनके जो हैं वो सिबलिंग्स, दोस्त, अहबाब जो है ना वो इस बीमारी का जो है ना वो का शिकार हुए हैं। लेकिन ये उस शख्स को तो नहीं पता ना कि जी वो सिर्फ इस बात, अभी आप कराची में करेंगे जी हमने लॉकडाउन किया, ये किया, फिर भी कराची का जो बिजनेस टर्नओवर है वो तो पिछले साल से तो कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने उसी तरह से फॉलो नहीं किया, लोग वॉलंटियरिज्म नहीं कर रहे। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम इस बात के अगेंस्ट हैं कि ना आपको हम अलाउ करते हैं तो आप अपने शॉप पे फॉलो नहीं करते, हम आपके रेस्टोरेंट पे अलाउ करते हैं कि जी आप आए, लोगों को बाद आप वहीं एक पूरा हुजूम इकट्ठा कर लेते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप पब्लिक पार्क्स में जो है ना वो या इवेंट्स में आप 100 लोगों से ज्यादा लोगों को ना बुलाएं, आप 1000 लोगों को बुला लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कासिम सुमरू साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जो है वो एसओपीज को फॉलो नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े जबरदस्त निशानदेही किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपने बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर हमने कहा कि कानून में हम नरमी करते हैं तो लोग उसको फ़ायदा गलत उठाते हैं और फिर और ज़्यादा एक हद से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ जाते हैं, फिर ज़्यादा सख्ती करनी पड़ती है, फिर लोग परेशान होते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि रिस्पॉन्स बेहतर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर बिहेवियर्स। अगर एसओपीज फॉलो करेंगे तो खुद ब खुद नरमी आएगी और आपका ये कारोबार खोलेगा। बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक गरीब आदमी की जमा पूंजी और सारी ज़िंदगी का सरमाया जो है वो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर हमारी सोसाइटी में अपना घर बनाना होता है। बहुत से लोग, बहुत सी आंखें ये ख्वाब देखते देखते ही इस दुनिया से चली जाती हैं। बहुत से लोग इसी तगोदों में अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा करियर लगा देते हैं कि अपनी छत, अपना घर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये भी तरीकाकार था कि आप हमेशा किराए देते रहते हैं, घर अपना नहीं होता। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये किया कि आप किस्तें दें घर की, घर आप पहले ले लें और किस्त अदा करते रहें ताकि आप अपने घर में रहें, अपनी छत के नीचे रहें। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा कितना है और आवाम को इससे कितना फ़ायदा होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान हैं आसिम शौकत साहब, जो पीटीआई के रहनुमा भी हैं, उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आसिम शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। जिस तरह से हमने आगाज़ में बताया कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत लोगों का ख्वाब है, तो थोड़ा सा आप बता दें कि अब तक जो ख्वाब था उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कितने स्टेप्स आपने अबूर कर लिए? अच्छा, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक पैराडाइम शिफ्ट है। पहले गरीब आदमी सारी ज़िंदगी किसी के घर का किराया देता था और अब गरीब आदमी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने घर की एक मुय्यना मुद्दत तक किस्तें देगा और फिर घर उसका अपना हो जाएगा। दूसरी एक बात देखें कि ये आपको सब्सिडाइज्ड घर मिलता है
और आप ये 4-5 साल के बाद बेच सकते हैं, तो जो आपके पास सरमाया बचता है उससे आप कारोबार कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं, यानी आप पावर्टी लाइन से ऊपर आ जाते हैं। एक 50 लाख का हमारा टारगेट है, 50 लाख फैमिलीज जो हैं वो पावर्टी लाइन से ऊपर आ रही हैं। और ये आपने बड़ी सही बात की है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में जिसका अपना घर होता है ना, वो अपने आप में नहीं वो पावर्टी लाइन से नीचे तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, कभी गरीब आदमी घर बनाने का जो प्रोसेस है ना वो 1-1.5 साल पे मुहित होता है। आप गिनते जाएं, पहले आपने जमीन खरीदनी है, फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर्स करने हैं, फिर आपने मजदूर लगाने हैं, फिर एनओसीज, फिर नक्शे, उसके बाद 7-8 महीने खड़े होकर बनवाना है। गरीब आदमी बेचारा नौकरी करेगा, दिहाड़ी करेगा या घर बनाएगा। इस केस में ये तमाम तर नेफ्डा और हुकूमत की जिम्मेदारी है, जमीन लेने से बना के अपने एप्लीकेंट को देने तक टर्न की बेसिस पे। जिस वक्त घर लॉटी को मिल जाता है वो घर में शिफ्ट हो जाता है, फिर वो किस्तें देनी शुरू करता है। पहले कोई पैसा, कोई किस्त उसने नहीं देनी। अच्छा, अब आप इसमें गरीब आदमी के लिए आप देखें कितना कमाल है। सबसे पहले लैंड सब्सिडाइज मिलती है, उसके बाद जो घर की कीमत है कॉस्ट सब्सिडी मिलती है, उसके बाद आपको जो मार्कअप बैंक से मिलता है उस पे सब्सिडी मिलती है। देखें ना, मार्केट में बैंक मार्कअप का रेट चल रहा है 11 से 12%। आपको 3 से नहीं, जो लो कॉस्ट यूनिट्स हैं उसमें 3 से 5%। पहले 5 साल के लिए 3% और अगले 5 साल के लिए 5%। सिर्फ इतने कम पैसों पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट एक एस्टेब्लिशमेंट मिलती है, जिसके अंदर आप देखें कि इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि वहां सड़कें हों, वहां सीवरेज हो, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो। अच्छा, ये जगह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या जिसने घर लेना है वो डिसाइड करेगा या बैंक डिसाइड करेगा? फिर एक और सवाल ये आता है कि हमने यकमुश्त कितने पैसे देने हैं, मतलब डाउन पेमेंट रेशियो क्या रखी गई है? कि गरीब आदमी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है, किस्तें तो वो मैनेज कर लेगा जो वो किराए पे रह रहा है उसके इतनी कम डाउन पेमेंट है, सिर्फ 10% डाउन पेमेंट है। अब आप देखो टोटल 27 लाख का घर आपको लाहौर जैसी सिटी में मिल रहा है 27 लाख का, उसका 10% डाउन पेमेंट दे के आप एक रजिस्टर्ड अलॉटी बन जाते हैं। अच्छा। उसके बाद 3 लाख रुपए की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। जो बकिया आपके तकरीबन 21 लाख रुपए रह जाते हैं उसकी किस्तें जो है वो आपको बैंक को वापस करनी है 3% मार्कअप के ऊपर। अच्छा। यानी आपकी जो किस्त है 20 साल के लिए वो 13 से 14 हजार रुपए पे है। आजकल के दौर में वो आदमी जो नौकरी करता है और 13-14 हजार बचा लेता है, आप देखें ना 3-4 मरले का घर मिलता है करोड़ रुपए का, 70-80 लाख का, वो बेचारा 70-80 लाख कमा भी ले तो जमा ही नहीं कर सकता। बहुत अच्छी ये इंसेंटिव है आवाम के लिए, लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया कि बैंक को ये मिलेगा, एक बड़ा मसला था हमेशा पाकिस्तान में जिसकी वजह से ये डिले भी होता रहा प्रोजेक्ट, कि बैंक्स इन्वेस्टर सिक्योर्ड नहीं थे। उनको प्रॉब्लम थी कि लोग घर पे चले जाते हैं या कर्जा ले लेते हैं, बाद में देते नहीं है वापस। उसको कैसे आपने सिक्योर किया कि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकें? नहीं अबूदर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल था। बड़ा हम पर ये आता है कि आपने 1.5-2 साल क्या किया। देखें, एक लीगल फ्रेमवर्क पैदा करना था कि बैंक एट द एंड ऑफ द डे इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, बैंक भी हमारे माशरे का हिस्सा है, बैंक का गला काट के तो गरीब आदमी की हेल्प नहीं ना करनी। ऑब्वियसली फोरक्लोजर लॉ जो थे ना वो बिल्कुल पाकिस्तान में इनइफेक्टिव थे। जो फ्रॉडुलेंट फैक्टर्स थे या एलिमेंट्स थे वो कर्जा लेते थे बैंक से, घर लेते थे, जब किस्तें देने की बारी आती थी तो स्टे लेते थे। अब किस्तों का मुद्दत है 20 साल और स्टे चलता था 70 साल। अब हमने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें की। अच्छा। नंबर 1 कि हमने फोरक्लोजर लॉ को बहुत इफेक्टिव बना दिया। अब 2 नोटिस जाएंगे 14-14 दिनों पे, उसके बाद 30 दिन के बाद इविक्शन हो जाएगी। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट्स जब तक कि आपने जो पैसा डिफॉल्ट किया है उसका 75% आप अदालत में जमा नहीं करा देते। उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, वरना इविक्शन हो जाएगी और प्रॉपर्टी बैंक के पास चढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने इतनी बड़ी सब्सिडी दी है बैंक को ये डर था कि हम अपने पैसे मांगने के लिए हुकूमत के पीछे घूरेंगे। इस चीज को रिलीफ करने के लिए, इस टेंशन को, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हर क्वार्टर में आपके स्टेट बैंक को एक अथॉरिटी देती है, ऑथराइज करती है कि वो खुद से अकाउंट नंबर, जो गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर 1 है उसमें से ये जो सब्सिडी का अमाउंट है ये खुद से डेबिट कर ले। अच्छा। यानी बैंक को हुकूमत के पीछे ना जाना पड़े, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद से हुकूमत से पैसे लेके बैंकों को दे दे और बैंकों का जो अपना पैसा है वो सिक्योर हो जाए। इसके बाद हुकूमत और स्टेट बैंक ने मावनत से एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक डायरेक्टिव इशू किया कि जो पब्लिक लैंडिंग है बैंक्स की, बैंक उसका 5% जो है हाउस फाइनेंसिंग को देंगे। ठीक है। यानी कि 378 अरब रुपए, 378 बिलियन रुपीस हाउस फाइनेंसिंग के लिए जाना ही जाना है। अच्छा। ठीक है, इस तरह की बैंक हो। फिर जो आपका फर्स्ट लॉस होता है, अगर कोई
कहीं पे कोई डिफॉल्ट करता है या कोई बैंक को लॉस हो रहा था, उसका 40% जो है वो क्या कहते हैं कवर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई। तो बैंक को ये सिक्योरिटी दी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो। लेकिन अब लोगों के हवाले से भी बात करें तो लोग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर इतना ट्रस्ट नहीं करते विद ऑल देयर जमा पूंजी जो उनका एसेट्स होते हैं। हाँ, रजिस्ट्री नहीं मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती है। हमने देखा है माजी में गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्कैंडल का शिकार होते हैं और बेचारे जो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो तबाहाली का शिकार होते हैं। मैं किसी गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगी। हाउ डू यू डेवलप दैट ट्रांसपेरेंसी कि लोग ट्रस्ट कर सकें? हाँ, ये ना हो कि घर में जब जाकर रहना शुरू हुए 3 साल बाद घर की ये चीज भी गिर रही है, ये चीज है, घर स्कैंडल का शिकार। अच्छा, इसके लिए अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसके लिए बाकायदा हुकूमत जो है एक मॉनिटरिंग यूनिट है, उसके अंदर बड़े सीनियर एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो एक प्रोजेक्ट की पहली जब से नींव खुदती है उसकी मॉनिटरिंग शुरू करते हैं कि कोई चीज़ सब स्टैंडर्ड ना हो। उसके बाद ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जो ज़मीन है उसका टाइटल क्लियर हो, यानी कोई फड्डे वाली या रफड़ वाली ज़मीन ना हो। ठीक है, वो तमाम ज़मीन कंटिगुअस हो, इकट्ठी हो और वो ज़मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिवेबल हो। लेकिन इससे पिछले दौर में एक दफ़ा और तो किसी हुकूमत ने सोचा नहीं, जुनेजो साहब के दौर में एक दफ़ा गरीबों के लिए घर बने थे। उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि वो ज़मीन की जो सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी, वो लिवेबल नहीं थी। अब जब कोई हमें जो बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई ज़मीन ऑफर करती है, सबसे पहले उसकी एवेल्युएशन होती है कि ये ज़मीन का टाइटल क्लियर है, कोई 2 नंबर फ्रॉड वाली ज़मीन तो नहीं है। नंबर 2, इज दिस लैंड लिवेबल? आप कह रहे हैं ना, ये तो हर गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोगों को किस तरह यकीन दिलाएंगे? मेरा सवाल ये है कि लोग यकीन करने जी ये बड़ा, मुझे कैसे यकीन दिलाएंगे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अपना घर? सबसे बड़ी बात कि आपकी तो इन्वेस्टमेंट शुरू ही तब होगी जब आप एक क्लियर टाइटल घर में जाके रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिस वक्त एक घर जो गवर्नमेंट से क्लियर है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्लियर है, जो आपकी टाउन्स कमेटी से बिल्कुल क्लियर है, बन चुका है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सील है कि दिस इज क्लियर टाइटल, वो आपको मिल जाता, अभी पैसा आपको कोई नहीं लगा। अगर क्योंकि ये आपने कहा कि आप वो इंश्योर कर रहे हैं कि उसमें किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा, एक और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जाते जाते अगर आप बता दें कि क्या अगर किसी शख्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है या कुछ है, तो क्या वो भी एलिजिबल है या फिर ऐसा नहीं है कि अगर कोई नाम चीज नहीं है तो फिर आप नहीं ले सकते, या कोई है या नहीं? देखें, अब इसमें टीयर्स डेवलप हो गए हैं, टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब वो लोग जिनके पास पैसे हैं और वो लो कॉस्ट यूनिट के लिए लाए नहीं करते हैं, वो 5 मरले के लिए, 10 मरले के लिए, वो अगर उनके पास जमीन नहीं है तो वो हुकूमत से अपना बैंकों से कम मार्कअप पर कर्जा लेके जमीन खरीद सकते हैं। अगर उनके पास जमीन है और वो घर बनाना चाहते हैं तो वो इस जमीन को शो करके घर बनाने के लिए कोई शर्त नहीं है कि आपका कोई अपना एसेट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं, ऐसी शर्त नहीं। अगर एसेट नहीं, आपके पास अपना एसेट है, आप उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, उसको रेनोवेशन करने के लिए टीयर 0 है, जिसमें ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है ये है, यानी अगर आपके पास 1 कमरा है आप इंक्रीमेंट करके 2 कमरे बना सकते हैं। वो 3 या 5 वाली नहीं होगी। जी बिल्कुल, फैंटास्टिक, बट इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो तब, और इम्प्लीमेंटेशन जब नजर आना शुरू होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों के लिए भी आसानी पैदा होगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप बैंक जाइए, वॉक इन अप्लाई कीजिए, और अगर जैसे शौकत साहब बता रहे हैं कि ये होगा, जैसे जैसे आप प्रोसीजर्स क्रॉस करते जाएंगे आप तो अपना घर। और इसके साथ साथ तो गवर्नमेंट जो है तमाम बैंक्स के लिए एक हेल्पलाइन भी बना रही है जिसमें आप फोन कर इसकी सहूलत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़िन, चूँकि बजट करीब आ रहा है तो बहुत सी डिबेट्स, बहुत से बहस मुबाहिसे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। वो चाहे आपकी ग्रोथ रेट का जिक्र हो, वो चाहे FATF में आपकी किस लिस्ट में आप स्टैंड कर रहे हैं उसका जिक्र हो, महंगाई में कमी का जिक्र हो या तनख्वाहें बढ़ने का जिक्र हो, तो ये तमाम बहस जो है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि बजट बहुत करीब है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जब बहस शुरू हो चुकी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान या किसी मुल्क की इकॉनमी के लिए देखा जाता है वो ये है कि GDP ग्रोथ रेट आपकी कैसी है। और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस होती हैं और सख्ती ज़्यादा है, IMF की वजह से, FATF की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सा काम किया इकॉनमी से रिलेटेड, तो उसमें भी ये उम्मीद की जा रही है कि जून पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत से पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं और सिर्फ 1 से 2 जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के रह गए हैं। वो अगर हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान निकल आएगा। लॉबी को पाकिस्तान ने तोड़ना जो भारत की लॉबी इस वक्त है। लेकिन इसके साथ साथ जिसकी हमने देखा कि बहस खासी ज़्यादा हुई ओवर द वीकेंड, वो ये थी कि GDP रेशो जो कि एक्सपेक्टेड है आइंदा साल के लिए वो 4% के
करीब बताया जा रहा है, और उसके बाद 5 भी क्रॉस करने के लिए कहा जा रहा है कि 2023 में हो जाएगी। तो इस पर अपोजिशन ऑब्वियसली कह रही है कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरह से नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे जो कि ये नंबर्स बता रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप आकर चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, कोई भी मुनाजरा करना चाहता है कर लें कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये ठीक हैं। लेकिन हमने ये देखा भी है, फोर्सी भी किया और उससे पहले भी देखा कि माइनस में भी आपका जीडीपी गया है। अलबत्ता IMF ने इस बार पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया अपनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भी तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की शर्त को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। तो ये एक खुशाइंद बात थी, लेकिन कंफर्म तब होगी जब बजट आएगा। इस पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो पूरा नंबर गेम है, ये जो गोरख धंधा है, वो हमें आसान अल्फाज में समझाएंगे हम आम लोगों के लिए कि क्या वाकई गवर्नमेंट सच बोल रही है, क्या वाकई आपका जीडीपी ऊपर जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ ये अनाउंसमेंट्स हैं, एक ऐसी लाइट है जिसके पीछे लगा दिया है आवाम को। अस्सलाम वालेकुम फरूख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरूख साहब, अभी तो अराउंड 1.5 पे स्टैंड कर रही है हमारी मुआशी तरक्की की शरह, लेकिन जो इम्कानात हैं वो रोशन दिखाए हैं गवर्नमेंट ने, 3.94 टू बी वेरी एग्जैक्ट, कि ये हो जाएंगे। क्या आपको लगता है? देखिए, पहली दफा जब मैंने 94 की फिगर सुनी तो आप यकीन जानिए कि बड़ी ही दिली खुशी हुई कि मईशत शायद सही सिमत पे निकल गई है जी। उस खुशी के बाद फिर एक एहसास होने लगता है हैरानगी का कि भाई क्या हुआ। वर्ल्ड बैंक वाले 1.5% कह रहे थे, IMF वाले 1.5-2% कह रहे थे, स्टेट बैंक वाले खुद से 1.5-2% कह रहे थे। तो ऐसा कौन सा कमाल कर दिया? फिर आप अपना जहन लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ। अब 2 दिन से आप देखिए कि डिबेट चल रही है। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे ज़माने में तो 5.8 हुआ करती थी, अब आपके ज़माने में 3.94 है। वो भी नहीं मानते कि 3.94 है। अब हुकूमत कह रही है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। आप सोचिए कि आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है। आम आदमी को समझ नहीं आता कि 3.94 क्या चीज है, 5.8 क्या था के ज़माने में, और दे डोंट केयर। उनका मामला नहीं है, उनके मामलात ही फर्क हैं। आप सोचिए कि आम आदमी कहता है कि भाई ये ऑपोजिशन वाले जिस किस्म की बहस कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान में नहीं रहते, ये क्या मरीख में रहते हैं? ये हुकूमत वाले जिस की बहस कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान में नहीं रहते, ये किस सियारे में रहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में रहने वालों के 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उनका पहला प्रॉब्लम ये है कि भाई 3 साल पहले मैं 35 रुपए का किलो आटा लिया करता था, जी। आज वो 70 रुपए पे है। इससे जीडीपी का क्या ताल्लुक है, मेरे ऊपर क्या असर आएगा अगर 3.9 होता है या 5.8 होता है? जी। दूसरा मसला बड़ा है कि मैं 3 साल पहले 55 रुपए की किलो चीनी खरीदता था, आज वो 100 रुपए की खरीदना पड़ रही है। 3 साल पहले मुझे जो बिजली का बिल आता था वो मुझे कोई 10-11 रुपए का यूनिट पड़ता था, आज वो 23-24 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। तो खुदाया ऑपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं उनको असर नहीं पड़ता। उनका आपकी बात बिल्कुल ठीक है फरूख साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गुर्बत बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, उसको देखना चाहिए। लेकिन जब जीडीपी की बात होती है तो अपोजिशन ही वावेला करती है कि माइनस में चला गया, मुल्क नीचे जा रहा है, और इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो जीडीपी को देखकर ही आपको कर्जा देंगे या फिर आपको रिलैक्सेशन देंगे, या दुनिया पाकिस्तान में जो भी मामला होंगे, जीडीपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ना बिलाखिर। और फिर जो महंगाई है वो तो एक अलग मैटर एग्जैक्टली है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम ये स्पेसिफिकली बात करें कि जीडीपी ग्रोथ रेट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा था पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, अब आपको क्या लगता है कि अगर ये वाकई 3.94 पे हो जाती है, तो आपने तो कहा कि मैं भी हैरान हो गया, सभी हैरान हो रहे थे, लेकिन अगर ये हो जाती है तो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या इसके जो असरात हैं कब तक दिखाई देंगे, क्योंकि ये असल सवाल बनता है। देखिए, अब आप आ गए हैं मईशत दान बैठ के आपस में क्या बहस करते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने वो नुकात भी रख देता हूँ, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, हुकूमत ये कह रही है कि हमने 3.94 की जीडीपी जो है वो अचीव कर ली है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि ये हुकूमत की अपनी पेशीन गोई है अपनी ही कारकर्दगी के बारे में, ये हकीकत है। हुकूमत खुद से कह रही है कि 9 महीने की हमने फिगर्स ले ली हैं, हम 3 महीने की जमा करके पेशीन गोई कर रहे हैं, और हुकूमत का अपना ही एक इदारा है जो हुकूमत की अपनी ही कारकर्दगी के ऊपर पेशीन गोई कर रहा है।
तो ये कोई फिगर नहीं है, ये पेशीन गोई है। तो फारूक साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है वो गवर्नमेंट और हमाद अजहर साहब का अपना दावा है, 3.94 पर ना है ना होगी, मतलब इसके इम्कानात नहीं है अभी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेशीन गोई है, इसकी कोई हकीकत ना समझ लें। ये हुकूमत खुद से कह रही है, क्योंकि अभी माली साल खत्म नहीं हुआ, अभी इनके पास फिगर्स आए हैं 9 महीने की, माली साल खत्म होगा जून की एंड में, तो ये हुकूमत खुद से एक पेशीन गोई कर रही है। अच्छा, आप सोचिए कि जिस दिन हुकूमत के एक डिपार्टमेंट ने ये पेशीन गोई की, उसी दिन स्टेट बैंक का जो नुमाइंदा है उसने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी। उसने कहा कि भाई हमें नहीं लगता, हमें महसूस ये होता है कि आपने जो गंदम की फसल के हवाले से जो फिगर इसके अंदर लगाई थी वो ज्यादा लगा दी है, जिसके नतीजे में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ की फिगर आ रही है 3.94 की, वो एक्सैजरेटेड नजर आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने ऑब्जेक्शन लगा दी। उसी दिन जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वजारत खजाना के, जब उनके सामने ये फिगर रखी गई तो उन्होंने एक और ऑब्जेक्शन लगा दी। उन्होंने कहा भाई जो आप सरमायाकारी की फिगर इसके अंदर लगा रहे हैं वो ज्यादा लगा रहे हैं, जिसके नतीजे में आपकी जीडीपी ग्रोथ की फिगर ज्यादा आ रही है। तो हुकूमत के अपने डिपार्टमेंट्स उनको ये कह रहे हैं कि ये आपकी फिगर जो है ये हमें दुरुस्त नजर नहीं आती। फिर जब मैंने गौर से देखना शुरू किया तो हुकूमत खुद से कह रही है कि उनकी बिजली की और गैस की खपत तकरीबन 22% कम हो गई। अब अगर आपकी इंडस्ट्री फैल रही है, अगर आपका कारोबार फैल रहा है, तो फिर आप बिजली और गैस ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपकी बिजली की खपत कम हो रही हो और आपकी गैस की खपत कम हो रही हो। फारूक साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तमाम वो इम्कानात हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको देखना होगा। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, स्टेट बैंक ने एतराज़ लगा दिया, फिर बात आ जाती है हम आम लोगों की कि आम लोग क्या समझे, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करें या जो एक्चुअल फिगर है, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स तो मौजूद है नहीं, तो फिर सब्सिडीज या रिलीफ के तौर पर सामने आता है ये चीज। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम कि इस बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए, अब आप सही सिमत में जा रही हैं। आम आदमी का 3.9, 3.8 या 5.8 से कोई ताल्लुक नहीं जी। वो ये सवाल करता है कि जो आटा 100% बढ़ गया है पिछले 3 सालों में, क्या वो नीचे आएगा? उसका अगर आप मुझसे जवाब पूछिए तो वो नीचे नहीं आएगा, वो शायद मजीद बढ़ जाएगा कि हुकूमत ने जो एग्रीमेंट्स कर रखे हैं उनकी नतीजे में बिजली का बिल वो और बढ़ाने चले हैं, वो और इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ने चली है। अगर सवाल आम आदमी का है, वो ये पूछता है कि जो 55 रुपए से 100 रुपए चीनी चली गई है, क्या वो वापस 55 रुपए पे जाएगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। अब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रिलीफ का, कि क्या रिलीफ का आसान लफ्ज ये हो जाएगा कि क्या आम पाकिस्तानी के ऊपर जो मजमूई बोझ है उसकी जिंदगी के ऊपर, बिल्कुल कलेक्टिव है, वो कम होने वाले हैं? तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान जो वजारत खजाना है, उसने फरवरी की 16 तारीख को IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम 1200 अरब रुपए के टैक्सेस बढ़ाने चले हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हम बिजली की खपत में तकरीबन 900 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यूज कलेक्ट करेंगे, यानी कि 5 से 6 रुपए फी यूनिट उसका रेट बढ़ाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा, अब आप सोचिए हम क्या पैगाम दे रहे हैं आलमी मार्केट को, आलमी इदारों को, कि हमारे यहाँ फरवरी 16 तारीख को वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया। अब हमारे यहाँ क्योंकि नया वजीर आ गया है खजाने में, तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के किसी एक वजीर से मुआहदा नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदा कर रहे हैं। अब हमारा एक नया वजीर आगे कह रहा है कि हम बिजली का रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो ये आप एक पैगाम क्या दे रहे हैं आलमी? बिल्कुल कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन की वजह से मजीद आवाम पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी से बयान देते हैं तो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर और आवाम पर पड़ते हैं। ज़बरदस्त बात की आपने फारूक सलीम साहब,
बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि ओवरऑल जीडीपी की रेशो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये तो एक इकोनॉमी की टर्म्स हैं, लेकिन आम आवाम को रिलीफ क्या मिल सकता है, क्या आम आवाम के लिए कोई काम किए जा रहे हैं? क्योंकि IMF की रिस्ट्रिक्शंस जो सख्ती है वो मजीद सख्त हो रही है और मजीद वादे जो गवर्नमेंट करके आ रही है उनसे वो यही तासुर दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में, साल में कुछ रिलीफ मिलने के इम्कान खासे कम हैं। बिल्कुल, और अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो हमारी GDP फ्लरिश कर रही है, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये गवर्नमेंट सिर्फ दावे कर रही है। दैट्स द टर्म जो आम आदमी को समझ आती है। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे ओवरऑल जो गुज़िश्ता 8 से 10 दिनों में होता रहा, उसमें ये हुआ कि फ़लस्तीन में जब बहुत जुल्म हुआ तो फिर उसके जवाब में पाकिस्तानी और दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते थे और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी राय देना चाहते थे, तो हमने देखा कि ख़ासकर फेसबुक में ऐसा हुआ कि कुछ आपकी पोस्ट को डिलीट किया गया ज़बरदस्ती, और कुछ ऐसा भी हमने देखा कि कुछ आर्टिफिशियल पोस्ट बनाई गई जिनको ज़बरदस्ती लाइक करवाया गया, जो कि इसराइल के हक में थी, जो कि इंतहाई मतलब मुझे लग रहा है बाइस थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स बैन कर दिए जो मैं ऐड करना चाह रही थी आपकी बात में कि हैशटैग अगर आप पैलेस्टीनियंस के हवाले से कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके कमेंट होता ही नहीं था, वो एक्चुअली आपको एक मैसेज आ जाता था कि यू कैन नॉट कमेंट दिस। इंस्टेड इजराइल की सपोर्ट में बहुत कुछ हो रहा था, जिस पर लोगों ने इस चीज़ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि iOS जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है उस पर, उस एप्लीकेशन में, ऐप स्टोर में फेसबुक की रेटिंग इंतहाई गिर गई है। 1.5 आपको याद है कि 4.5 से ज्यादा रेटिंग होती थी और गुज़िश्ता एक हफ्ते में फेसबुक की रेटिंग जो है वो 1.5 पे आ चुकी है। अभी भी मैंने चेक किया है तो वो 1.5 पे रेटिंग आ चुकी है, जिसकी वजह से फेसबुक बहुत से खत भी लिख रहा है और एप्पल को भी उसने कहा है। इसके अलावा बहुत से एहतजाज भी उसने किया कि ये मुसलमान जो है इस तरह से डायरेक्टली कर रहे हैं उसको टारगेट फेसबुक को, लेकिन जब ऐसा होगा तो फिर यूं तो करना पड़ेगा, जवाब करेंगे तो ये होना पड़ेगा। इंस्टेड उसके ऑल्टरनेट के ऊपर अगर हम बात करें तो एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमारी हो, ये ओनरशिप, ये प्राउड मूवमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और सोशल मीडिया के ऊपर हम भी अपनी कोई एप्लीकेशन बना सकें जिस पर हम फ्रीली ना सिर्फ अपनी राय दे सकें बल्कि उसके ढेर सारे फीचर्स अवेल कर सकें, तो ये मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तानी दो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस फील्ड में बहुत सालों से। उन्होंने इस रिसेंट सिनेरियो को देखते हुए एक नई एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है जी विम्बर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क, और ये फेसबुक की तर्ज पर ही काम करता है। एक सोशल मीडिया है जो लोगों को कनेक्ट करता है। बिल्कुल, तो इनको इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले कमरुन्निसा और तलत महमूद जो कि दोनों बहन भाई हैं और इस पर काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे हैं। ओवरऑल भी उन्होंने बहुत सी एप्लीकेशंस बनाई हैं डिजिटल पाकिस्तान के लिए, वो चाह रहे हैं अपना कोई किरदार अदा करना, और डिजिटल पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है, तो ये दोनों बहन भाई भी इसके लिए काम कर रहे हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ा ज़बरदस्त आपका आइडिया। हमारी आपसे पहले भी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, तब भी एप्लीकेशन के हवाले से कोरोना की एप्लीकेशन आपने बनाई, दीगर भी आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं एप्लीकेशंस की। ये विम्बर स्पेसिफिकली क्या है, पहले आप बताइए क्या, किस तरह से आपने इसको आइडिया बनाया और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया? विम्बर WIMBUR, हाँ, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया अपने फीचर्स के लिहाज से। ये हम इस पे काम कर रहे थे ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा, 1 ईयर और 2 मंथ से काम कर रहे थे, लेकिन अभी इस पे 2-3 माह और लगने थे, लेकिन पैलेस्टाइन के इशू देखकर फेसबुक की बाइसनेस देख के हमने इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया और इसको लाइव कर दिया ताकि आम यूज़र इस पर आ सकें और सपोर्ट कर सके, अपने पैलेस्टीन को सपोर्ट कर सके, पैलेस्टाइन को। अब लोग इसको किस तरह से ऑप्ट करेंगे, आपकी तरफ मैं आऊँगी कमर के लोग जो हैं वो इस पर यूजेज ट्रैफिक आ रहा है और कैसे आप प्लान कर रहे हैं कि लोगों को बताएं? जी, बेसिकली हमारा जो ये बनाने का मकसद था ना, जो अभी इसको जल्दी में लॉन्च करने का मकसद था, वो यही था कि जैसे अभी आपने देखा होगा जो इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू है, उसमें क्या हो रहा है कि फेसबुक जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों की आवाज़ को दबा रहा है। तो ये फेसबुक ने कोई पहली दफ़ा नहीं किया, जब भी मुसलमानों पे जुल्म की बात हो, चाहे वो कश्मीर हो, बर्मा के मुस्लिम हो, जब भी मुसलमानों पे जुल्म हो और वो मुसलमान उसके हक में आवाज़ बुलंद करना चाहें तो फेसबुक हमेशा से ऐसा करता है कि वो पोस्ट डिलीट कर देता है और अकाउंट्स को रिमूव कर देता है। तो ये हमने जस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बनाया ताकि वो यहाँ पे आके मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद कर सकें। और एक तो अभी जो मुस्लिम कंट्रीज़ ने मिल के एक इत्तेहाद जो दिखाया है, मतलब सब मुस्लिम कंट्रीज़ ने मिल के फैसला किया कि वो फेसबुक का बाइकआउट करेंगे, और आपने देखा होगा कि फेसबुक की जो रेटिंग है 4.6 पे 1 स्टार पे आ गई। आपने इसका जिक्र किया है कमर, एक तो आपने कहा कि हमने फिर जल्दी में बना
दिया, तो जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो तो नहीं कुछ मिस हो गई हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि देखें आपने कहा कि मुस्लिम ममालिक तमाम हों, तो लैंग्वेजेस भी उसमें बैरियर्स होते हैं, क्या सबको आपने कवर किया इसमें? जी, इसमें मतलब ये हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया, इसमें पूरी दुनिया की जो है लैंग्वेजेस हैं, और जल्दी में बनाने का ये नहीं कि इसमें कुछ भी मिस नहीं हुआ। अभी भी अगर इसके आप फीचर्स देखें ना, तो ये दुनिया में कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो इसमें फीचर्स हों, क्योंकि हमारा बनाने का मकसद ये था कि ये पाकिस्तान की तरफ से और दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो जल्दी में बनाने का मकसद है कि हमें अब ये इशू था, तो हमने इस पर ज़्यादा मेहनत करके जो है वो बना दिया। बिल्कुल। अच्छा तलत, इसमें मैं देख रही हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का प्लेटफॉर्म भी है, कुछ फीचर्स जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से भी हैं। इसका जो पूरा एक लेआउट है वो फेसबुक के साथ थोड़ा सिमिलर तो है, मिलता जुलता है, बट ये अपनी नौयत का एक अलग प्लेटफॉर्म है। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसका जो वो हमने मतलब इसका डिज़ाइन बनाया फेसबुक से मिलता है। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अब अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ना था, इसलिए हमने इसका डिज़ाइन फेसबुक जैसा बनाया है। लेकिन इसमें हमने ट्विटर के भी कुछ फीचर्स ऐड किए, जैसे ट्रेंडिंग हैशटैग कर सकते हैं आप यहाँ पे जॉब्स पोस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि OLX है वो भी यहाँ पे है, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉरम्स क्रिएट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे मूवीज देख सकते हैं, मतलब सब कुछ ही कर सकते हैं अगर आप विम्बर को डाउनलोड कर लें। लेकिन एक चीज़ है कि बड़ी इंपॉर्टेंट, इन तरह की चीज़ों को डेवलप करते हुए आगे बढ़ते हुए टाइम लगता है। अब अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या प्लान बनाया, किस तरह से लोगों को आपने इसके अवेयर करना है ताकि इसको डाउनलोड करें लोग? एक तो ये है क्योंकि इसका जो मकसद है ना वो ये है कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करना, तो इसका जो इस तरह से तो फिर ये हर पाकिस्तानी और हर मुस्लिम का खुद अपना हक बनता है कि वो अपने तौर पे इसको स्प्रेड करे दूसरों तक। और दूसरा फिर हमने इसके ऑनरशिप का जो है वो भी हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो फिर ताकि पाकिस्तान अपने तरीके से इसको यूज़ करे। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे अब ये बात बताएं कि ये तो एक वेबसाइट है जी, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में भी है और वेब ये iOS पे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, iOS रिव्यू में है, वो 2 से 3 दिन के अंदर पब्लिश हो जाएगी और ये प्ले स्टोर के अंदर जी, प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट से किस किस्म की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट से रब्ता हुआ है आपसे, किसी ने कांटेक्ट अभी तक तो हमारा गवर्नमेंट से रब्ता नहीं हुआ। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद, मतलब कोविड के दौरान भी आपने इतनी एप्लीकेशंस बनाई, खुद रब्ता नहीं किया या आपको ये कनेक्शन ब्रिज नहीं मिल पाया? एक्चुअली इसके लिए मैं एक शेर है वो पढ़ना चाहूँगा, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या बनता है, धरती बंजर हो तो ख्यालात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगी ख्यालात से क्या होता है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा अपने जज्बात का इजहार किया है तलत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की धरती जो है वो बंजर नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल है थोड़ी सुस्त हैं पाकिस्तानी इस तरह के मामलात में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान के ही नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान के लिए अपने बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि एक होता है आपको शायद वो मंजिल आपको लेट हो जाती है, आपको लगता है शायद मिलनी नहीं है, बोला कि एक ब्रिज नहीं मिल पा रहा शायद। जी एग्जैक्टली, कोरोना वायरस से ऑफिसेज वगैरह बंद होते हैं, तो लेकिन डिजिटल पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और अगर आपको वो ब्रिज गैप जो है वो दूर हो जाता है तो ये तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आपसे इस्तेमाल कर लेगी। ये बताएं कि आपने जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ये तमाम जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ऑब्वियसली आपको पैसे भी चाहिए होते होंगे, टाइम भी चाहिए होता होगा, इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने आपको रिस्पांस देना है, वो जब देगी, लेकिन आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली जो एप्स डेवलपमेंट में फाइनेंशियल खर्चा जो तब आता है जब आप उसको लाइव सर्वर एंड पे करते हो, वो तब खर्चा आता है, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर्स पे, कितने यूजर्स हैं, तो उस हिसाब से। बाकी इसको डेवलप करने में हमारा टाइम लगता है, मेहनत लगती है बस। चलो, मेहनत लगती है, टाइम लगती है, बट आई रियली होप कि यू फाइंड दैट ब्रिज। जो मेरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट हर एक के पास नहीं जा सकती, आपको अपना काम लेकर जाकर प्रेजेंट करना है एंड देन गवर्नमेंट कैन सपोर्ट। तो आई होप कि वो ब्रिज अवेलेबल हो, हमारा प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है ही जिस पर हम हाईलाइट करते हैं। गुड लक फॉर फ्यूचर एंड आई होप कि आप इसी तरह से कंटिन्यू रखें ये काम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉलिसीज, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। आज क्या हो गया हमें अबू सर, हम सुबह नाश्ते में क्या खा कर आए हैं? गवर्नमेंट की हम इतनी तारीफें कर रहे हैं, इतने अच्छे आपको ये चीज़ हजम करनी पड़ेगी। आपने कुछ खाया नहीं है लेकिन हजम करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझती हूँ इट्स ऑन द फेस ऑन दोज पीपल जो समझते हैं कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है तो ट्रस्ट अस कि हम उसको हाईलाइट ही नहीं करते, सिर्फ उस पर बात भी करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा करना जरूरी भी है। चाहे कोई भी अच्छा कदम होगा, वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, उसको हम मेंशन जरूर करेंगे। तो इसी तरह ये जो हम जिक्र करने जा रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानब से ये जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए इश्तिहार है वो बड़ा ज़रूरी है। उसमें ये कहा गया है
कि आप भिखारी जो बेगर्स हैं स्ट्रीट में आपको फिरते नजर आते हैं, उनको पैसे मत दें, क्योंकि अगर आप पैसे देंगे तो आप एक माफिया है बहुत बड़ा, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करें, आप उनको कुछ खाना पीने की चीज दे दें, वही काफी है। बिल्कुल, ये नेगेटिव वर्ड यूज किया ना आपने, इश्तिहार, इट्स नॉट अ इश्तिहार, इट्स अ कैंपेन। ये पूरा एक मुहिम चलाई जाएगी। क्यों गवर्नमेंट के अगेंस्ट? मतलब इश्तिहार इज अ नेगेटिव पॉइंट। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन। आप गवर्नमेंट को ऐसे नहीं कह सकते। आपको ऐसे लग रहा है, ऐसा मैंने कहा नहीं। अच्छा, एक नाम ये है जी कि एक हेल्पलाइन है जिस पे आप शिकायत कर सकेंगे, अपनी रजिस्टर करा सकेंगे शिकायत, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वेलफेयर पंजाब ने, और वो हेल्पलाइन है 1121। आप किसी बेगर की कंप्लेन करना चाहते हैं तो 1121 पे शिकायत करें। और साथ ही साथ लोगों की कोऑपरेशन और हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि हम बैगरी को, गदागरी को ख़त्म कर सकें। तो वही बात है कि बच्चों को पैसे मत दें प्लीज़, खुदारा अपने मज़हब को मत मिक्स कीजिए इन सोशल इश्यूज़ के साथ जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली हैं ये जो पूरा कंट्रोल करते हैं। अभी सही कह रही हैं, लेकिन देखें जिस बात में आ जाते हैं लोग, जब किसी को बूढ़े को शख्स को देखते हैं, किसी माजूर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं भीख मांगते हुए, तो हमारी कौम जो है वैसे भी बड़ी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा देती है, कोई ना कोई सपोर्ट की कोशिश करती है, इसमें आकर ये ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली। आई एग्री, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें अपने चैरिटी के जो पोर्टल्स हैं उनको रीडिफाइन करना पड़ेगा, और खास तौर पर बच्चों को डिस्करेज कीजिए, मत भीख दीजिए, पढ़ो जाकर कोई काम करो, किसी काम नहीं आएगी वो, प्लीज एंड बी सपोर्टिव ऑफ गवर्नमेंट फॉर सच इनिशिएटिव्स। और हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के हवाले से अगर हम खुसूसन बात करें तो लाहौर की सफाई खासा इशू रहा है लाहौरी शहरियों के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट के लिए इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उसको मैनेज उस तरह से नहीं कर पाई है और बहुत से सवाल उठे कि आखिर जब कॉन्ट्रैक्ट आपने ख़त्म करना था तो उससे पहले तैयारी क्यों नहीं की गई। लेकिन LWMC जो कि इस वक्त लाहौर की सड़कों को साफ़ करने की जिम्मेदारी उठा रही है, तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि जब 4 अरब रुपया जो बजट था इस हवाले से लॉजिस्टिक्स के लिए और तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लोग सवाल करते हैं कि जो तमाम बजट है वो कहाँ गया, क्योंकि लोग अभी भी कुछ हमें लग रहा है कि परेशानी दिखाई देती है, परेशान दिखाई दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। लेकिन LWMC मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए ऑन ट्रैक आ गया है और सिचुएशन जो है वो कंपैरेटिवली खासी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन वो 4 अरब का बजट जो आपने जिक्र किया वो और ओवर द मंथ्स लॉजिस्टिक्स वाइज कितना स्ट्रांग हुआ, क्योंकि एक अरसे के बाद ये इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई नई कंपनी को हायर नहीं किया गया, सफ़र ज़रूर किया लाहौर ने, लेकिन अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। LWMC के CEO इमरान सुल्तान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? इमरान साहब, लास्ट टाइम मुझे याद है जब आप आए थे तो हम बहुत सी चीज़ों पर हमने आपसे शिकायत की और आप अग्री करते चले गए कि जी हाँ ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। ओवर द मंथ्स किस तरह से डेवलप किया है LWMC ने, अभी कहाँ स्टैंड करते हैं हम, लॉजिस्टिक वाइज हो, मैन पावर वाइज हो, या सिचुएशन? जी मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने कहा था कि 5-6 अरब का हमारे पास बजट अवेलेबल था, उसके हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में चले गए। उसकी एक ब्रीफ बिडिंग होती है, प्री क्वालिफिकेशन आपने फर्म्स को करना होता है। गुड न्यूज़ इज़ कि ऑन 28 में हम हर किस्म की टेक्निकल फाइनेंशियल बिड अपनी 950 व्हीकल्स की, कंटेनर्स की खोलने जा रहे हैं। ठीक है। वी एक्सपेक्ट कि हम 15 जून तक अपने तमाम के तमाम इन फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप किसी भी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं तो स्पेशलाइज मशीनरी होती है, किसी पर रेडी नहीं पड़ी होती, दे टेक 3 months टू मैन्युफैक्चर दैट। अच्छा। तो वी थिंक के हम लोग जो ये हमारे सिस्टम में मशीनरी जो है वो सितंबर के लास्ट वीक में आनी शुरू हो जाएगी। सितंबर तक मशीनरी आएगी, जो ट्रैक्टर्स वगैरह नजर आ रहे हैं सड़कों पे भी नजर आएंगे हमें, और वो तकरीबन सितंबर तक चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वही हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो अब जो मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है अगले 3 माह तो हमने उसी से गुजारा तो फिर एक बड़ी तशवीश आ गई लाहौरियों की तरफ से, और वो ये है कि बरसात आ रही है और मानसून के सीजन में आपको पता है कि अगर सफाई का प्रॉपर इंतजाम ना हो तो कैसे हमारी तमाम रोड्स जो है वो चौक कर जाती हैं। तो बरसात में क्या प्लान है, ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ क्या चलेंगी, मतलब अगर लेटेस्ट मशीनरी नहीं होगी तो? जी अभी बरसात में मैम हम अपने कॉन्टीजेंसी प्लान अलग से निकालते हैं। ठीक है। इसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, क्योंकि लाहौर डेली 5,500 के करीब वेस्ट जनरेट करता है जी। और ईद उल अज़हा में ये वेस्ट ख़त्म नहीं हो जाती, ये तो उस दिन की आनी है जो लोगों ने शहरियों ने ईद मनाने के लिए निकलना है। उसके हवाले से आलाइशें जो हैं, पूरा लाहौर 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, तकरीबन हर हाउस होल्ड उस दिन ईद उल अज़हा मनाता है, आलाइशें एक अलग से आती हैं। That's another challenge for LWMC। तो हमें उसको भी कैटर करना होता है। बरसात में फिर हम लोगों के काम के अलावा वासा जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं वो भी काफ़ी भर जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। इसका ये कि आजकल में हमारा वो सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इमरान साहब, ये फिर वही बात नहीं होगी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में ताखीर कर दी, क्योंकि इससे पहले जब आपके फंड्स अप्रूव हुए 2 से 3 महीने थे, अगर उसी वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाते और 15 जून को ना होते तो वो 3 महीने का टाइम इसमें पूरा हो जाता। ये फिर से एक दफ़ा LWMC मुझे लग रहा है वहीं पर खड़ा हो। नहीं मैम, इसके भी हम न्यूज़पेपर में चले गए हुए हैं।
हमारा जो ईद उल अज़हा में या बरसात में भी जो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए थे, हमने जो अपनी लॉन्ग टर्म प्लान के लिए मशीनरी चाहिए थी उन्हीं न्यूज़पेपर्स में उसी टाइम पे इसके सिस्टम में चले गए। तो इसकी बिड्स वगैरह भी हम 1 जून 2 जून तक इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवार्ड कर देंगे। इस वक्त जो हम सबसे ज़बरदस्त आपसे जो स्टोरी शेयर कर सकते हैं वो ये है कि लाहौर को इस हिसाब से पूरे जो मुस्लिम ममालिक हैं बाकी सिटीज़ हैं उसमें एक डिफरेंट चीज़ ये जाती है कि ये चीज़ हम न्यूयॉर्क से लंदन से नहीं सीख सकते कि जो जिस तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया जाता है, जो कि वो एक मुस्लिम सिटीज़ का ही एक असासा है। तो उसमें जिस तरीके से वेस्ट बैग्स का एक मैकेनिज्म लाया गया और 3 दिन में पूरा शहर साफ़ हो जाता है, उसी सिस्टम को वो 2-3 साल में हम लाहौर में अच्छा काम करती रही है टीम। इस साल जो एक डिफरेंट काम करने जा रहे हैं, जितने भी वेस्ट बैग्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होंगे। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो आपने बरसात से बात कनेक्ट की कि यही बैग जब हम अपने सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही कुछ अर्से बाद कि वो फंस जाते हैं नालियों में और वो मजीद वो कचरा मतलब इजाफा करने में उसका पार्ट प्ले कर लेते हैं। तो ये एक ऐसे मटेरियल के बने होंगे कि जो 2-3 माह बाद खुद ब खुद ही डिग्रेड हो जाएगा और जो प्रॉब्लम आता है एज सच के जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स का उस तरह ये उसका एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगा। इमरान साहब, जिस तरह से जिक्र आपने करा है कि प्लान आपने बना लिया है कि जी अब बरसात भी आ रही है, फिर ईद भी आएगी, उसके बाद आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए आइडली, लेकिन ये जो आप तमाम जो चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके लिए लॉजिस्टिक्स का होना बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास वो इक्विपमेंट होने ज़रूरी हैं कि आपने वो सफाई करनी है, अमला होना ज़रूरी है, उसके लिए बजटिंग ज़रूरी है। क्या वो कर लिए? क्योंकि सितंबर में आपके वो चीज़ें ये तमाम आनी है इक्विपमेंट्स, तो उससे पहले जो 3 महीने हैं वो कैसे गुजारने और ये काम तो 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जी देखिए, इसमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो हमें प्राइवेट सेक्टर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, लाइक बैग्स हैं, टेंट्स हैं, कैंपेन है जिसमें हम अपने मीडिया चैनल्स को भी यूज़ करते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि आप ओजड़ी या आलाइशें बाहर सड़क पे ना गिराएं, जो ब्लड है एनिमल्स का उसको भी सही तरह डिस्पोज ऑफ करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईद उल अज़हा, आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज तो है ये LWMC के लिए कि पहली दफ़ा ईद उल अज़हा को कैटर करने जा रहे हैं और पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है जो कंपनीज ऑन प्राइवेट थी, बट ये बरसात की भी बात है और फिर लॉजिस्टिक्स को अगर आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, रेंट आउट करेंगे, तो क्या बजट मौजूद है LWMC के पास? जी, बजट अवेलेबल है। बरसात में मैंने कहा ना कि कुछ रिसोर्सेज हमें एक्स्ट्रा चाहिए, उसके अलावा कुछ हमारी अपनी कंपनी ने खुद अपने आप को ठीक करना था, इस लिहाज से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से हम ले चुके हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम था क्योंकि यूनियन काउंसिल लेवल पे जो मैनुअल स्वीपिंग करता है एटलीस्ट, चलिए CO तो आपको प्रोग्राम में नज़र आ रहा है, लेकिन आपके हाउस डोर पे जो बंदा आपसे वेस्ट पिक करता है वो हमारा एक सैनिटरी वर्कर होता है, वो बहुत कम थे। आज से ही, आज मंडे से हम तकरीबन वॉक इन इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और 3000 के करीब सैनिटरी वर्कर जो अपने सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस सारे के बाद जो एंड ऑफ द डे हमारी जो पुरानी मशीनरी थी ख़राब थी, जब हम पहले आपके प्रोग्राम में आए थे तो सड़क पर तकरीबन 200-250 आ रही थी, अब वो तकरीबन 400-450 के करीब आ रही है। इस वक्त रोड पर हैं। तो ज़्यादा लोग बेहतर अपनी मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके और प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ ला के हमारे पास हम रिसोर्सेज तो बरसात से पहले जमा कर लेंगे। उससे पहले आप रिसोर्सेज ले आएंगे, आपने HR भी अपना बेहतर कर लिया, इसके साथ इक्विपमेंट बेहतर कर लिया, लेकिन इस टाइम आपने कहा 5,500 लाहौर की सड़कों पर कचरा होता है, तब तो बैकलॉग भी था। क्या बैकलॉग के आप देख रहे हैं कि अब दोबारा इम्कानात नहीं है और जो इस पर इक्विपमेंट है वो बैकलॉग नहीं खत्म कर देगा, साथ साथ रोजाना का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है? जी, रोजाना का टारगेट तो तकरीबन देखिए इस मई के मंथ में ही हमने हर डे 5,500 से ज़्यादा वेस्ट उठाया है। इसमें कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट भी है, इसमें एनिमल डंक भी है। तो अभी आपने खुद भी देखा होगा कि इंडिपेंडेंस ज़राए से भी कि हमारी जो मेन रोड्स हैं, शहरी जो एरिया थे वो क्लियर हैं। बाकी है कि आहिस्ता आहिस्ता कंपनी अपने एक टीम वर्क था जिसमें हमें बाकी इदारों की सपोर्ट भी मिली, पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिली, मीडिया की, सिटीजन की सपोर्ट भी रही। अब LWMC अपने पाँव पे खड़ी तो होनी शुरू हो गई है, लेकिन 2-3 माह लगेंगे इसको पूरे फुल ट्रैक पे लाने। बिल्कुल 2-3 माह लगेंगे फुल ट्रैक पर आने पर। लेकिन इमरान साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम रीसेंट पास्ट का जिक्र करें ईद पर तो ऐसा लगा छुट्टी है, फिर LWMC की भी छुट्टी नज़र आई, बहुत सी सड़कें गंदी नज़र आई, कूड़ा सड़कों पर नज़र आया, वो ईद वाला माहौल, जो साफ़ सुथरी सड़कें, मॉडल सड़कें नो डाउट साफ थी, लेकिन ओवरऑल एक सिचुएशन जो है, इम्पैक्ट जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आया जैसे आया करता था। तो बहुत से महाज हैं जिस पर LWMC को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। छोटी ईद पर तो नाकाम हो गए। जी, तो छोटी ईद पर देखिए ये तकरीबन 12 दिन का लॉकडाउन था, हमने अपनी से पूरी कोशिश की, बट ऑब्वियसली अगर वर्कर्स कम हो, मशीनरी ख़राब हो, पुरानी हो, अभी तक जिस हम क्राइसिस में हैं हम इसे कह रहे हैं कि हम क्राइसिस मिटिगेशन कर रहे हैं। एक क्राइसिस तो फेस सेक्टर में लाहौर में पैदा हो चुका था, लेकिन ये है कि उस क्राइसिस को बढ़ने से रोका जा रहा है। अब जब तक नई मशीनरी नहीं आती, हमारे पास ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं आते, हम क्राइसिस को तो एक खास हद से मैनेजमेंट करते रहेंगे, लेकिन 3 माह बाद मैम चीजें It's been 5 months since the contract ended.
फरवरी में वो पूरा एक कोलैप्स कर गया था सिस्टम, लेकिन आपको बजट भी मिल गया, आपको पता भी था असामियां खाली हैं, स्पीडीली काम क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों लगा कि सुस्त रवि से आहिस्ता 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 चीजें जो है वो लाइन अप हो? मैम उसकी वजह ये है कि देखिए बहुत से तमाम के तमाम डिसीजन सीईओ के पास भी नहीं होते, हमारा बोर्ड इनकम्प्लीट था, उनसे हमने अपनी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग लेने थे। ऑलरेडी यस यू आर राइट कि हमारे पास सोल्यूशन भी थे, हमारे पास अमाउंट भी थी, बट जिन हमारे पास गवर्नमेंट यू ऑलरेडी हैड प्लान, हमें मुझे याद है फरवरी में आपके पास ये सारे प्लान्स मौजूद थे, लेकिन आपके पास एग्जीक्यूशन टाइमली जब आपके पास गवर्निंग बॉडी ना हो जिसके साथ आप सबके सामने रख के अपने पेपर्स अप्रूव करवा सकें तो हमें उन्हें अप्रूवल लेने में ताखीर हो गई। ठीक है, सही। तो इमरान साहब, अब चूंकि आप से हमारी मुलाकात हुई है, अब आप बताइएगा कि लाहौर के जो शहरी हैं जो कि परेशान थे, उनकी परेशानी आपने कहा कि 3 महीने भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से दूर नहीं हो सकती, लेकिन ये 3 महीने आप एश्योर करते हैं लोगों को कि किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी? जी, हम अपनी देखिए बेस्ट एनर्जीज हमारी पूरी टीम लगाएगी, हमारे 14-15 हज़ार वर्कर्स जो हैं हम अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो सड़क पे ला सके उसे लाएंगे। और एक जो ये 3000 वर्कर्स जो हम एंगेज करने जा रहे हैं इसकी वजह से भी लाहौर में बहुत इम्पैक्ट आएगा। जो आपने मैम बात की गली मोहल्ले में जिसको लोग जो रूरल एरिया में भी आते हैं या जो हमारे अंदरूनी एरियाज हैं उसमें भी इन वर्कर्स की मैनुअल स्वीपिंग से काफी अच्छा इम्पैक्ट है। बिल्कुल, आई रियली होप कि ये 3000 असामियां जो है जल्द से जल्द पूर्ण हो और उसका इम्पैक्ट लाहौरियों को साफ सुथरी सड़कों की सूरत में मिले। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया भी बड़ी एक अजीब और मज़ेदार सी चीज़ है। कभी कुछ वायरल हो जाता है, कभी कुछ लोग बात करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग बात करते हैं। तो कल एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो में एक शख्स जो है वो सड़क के रोड सेफ्टी को मलहूज़े खातिर ना रखते हुए वो अपनी बाइक से उतरकर जो कर रहा है वो जरा देखें। ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर डांस कर रहा है ना, मतलब इट्स फाइन। ज़ीब्रा क्रॉसिंग इसके लिए नहीं है। He was enjoying his moment on the side of the road और लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि पाकिस्तानी आवाम को क्या हो गया। अच्छा, आप ये देखें उसकी एनर्जी आप चेक करें कि मतलब इतनी तेज तरीन डांस उसका जो दोस्त है वो बेचारा बस देख रहा है। लेवल अब सर आप देखें कि लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, इतने डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में अगर कुछ अपने फन मोमेंट्स अपने निकाल लेते हैं साइड के लिए, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? लेट देम हैव फन। आई थिंक दैट्स द पॉजिटिविटी वी काइंड ऑफ नीड इन आवर सोसाइटी। इनके अंदर बड़ी एनर्जी है और अक्सर एनर्जी आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो, आप ये देखकर हंसेंगे नहीं? हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे। और मेरा ख्याल है जिसने ये वीडियो बनाई है पता नहीं वो इनका दोस्त है या वो ये ऑलरेडी कर रहे थे उसने वीडियो बना ली। ये बार बार ये रूटीन में ऐसे करते हैं, ये नहीं हमें मालूम। ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। आप ये कहना चाह रहे हैं उसने बाकायदा टिकटॉक बनाई है या एक्चुअली वीडियो बनाई हुई डिपेंड करता है। अच्छा, एनर्जी की बात हो रही है, एक एनर्जी होती है जिसमें अक्सर लोग इस तरह का इजहार करते हैं। एक होता है एनर्जी का नाम है लावा। इजहार वो लावा है, नेचुरल लावा, जो कि एक मतलब आपके सामने है कि लावा क्या होता है। ये लावा पिज़्ज़ा है जो कि इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ये इलाका है जी, एक शेफ़ हैं, उन्होंने 250 डिग्री पे जो रूटीन में पिज़्ज़ा बनता है उन्होंने इसको क्रॉस किया और 1000 डिग्री पे पिज़्ज़ा बनाया जिसका नाम रख दिया गया लावा पिज़्ज़ा। गर्म और पिघले हुए आतिशिया लावे पर ये पिज़्ज़ा पकाया जाता है और खास तौर पर आर्जी मेज़ के अलावा खसूसी कपड़े और जूतों और बर्तनों का इंतजाम भी किया गया जो वहाँ जाकर खास तौर पर सयाह खाते हैं और ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग और इसी के साथ हमारा टाइम खत्म हो गया।